Friends, तो without wasting the time, we will start this video। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये डे नंबर 11 है ना। डे नंबर 11 है। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देखें, क्या इन्फ्लेशन के बारे में। इन्फ्लेशन क्या चीज़ होता है, पहले इसकी हम लोग थोड़ा डिफिनीशन को जानते हैं कि किस तरह से हमारे लाइफ में, व्यवहारिक लाइफ में किससे काम करता है, इसके बारे में। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति, है ना, जिसे आम भाषा में हम महंगाई कहते हैं, है ना। महंगाई को हम लोग ये साइलेंट किलर या अदृश्य डाकू भी कहते हैं। अब ये कैसे कहते हैं, ये बहुत सारे डिटेल्स में मैं डिस्कस किया हूँ। तो अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में पूरी बने रहें। वास्तव में अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो आपकी जेब पर सीधा असर डालता है ना। ये हमेशा आपके जेबों पर महंगाई जो है वो सीधा असर डालता है। इसे साइलेंट किलर कहते हैं, ठीक ना। इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक आपकी आंखों के सामने आपकी संपत्ति के वैल्यू को धीरे धीरे खत्म कर देता है ना। कि साइलेंट किलर का मतलब ही होता है ऐसी किसी भी चीज़ या बीमारी कहा जाता है जो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपको धीरे धीरे अपना असर दिखाता है और एक दिन वो गंभीर रूप ले लेता है ना। तो वही इन्फ्लेशन भी करता है। ये एक बहुत गंभीर बीमारी है और इससे कैसे हम लोग निजात मिलेगा, हम लोगों को कैसे हम लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन और इसके साइलेंट किलर होने के कारण को अब हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, व्हाट इज इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन का सरल मतलब होता है चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी और मुद्रा मतलब पैसा, है ना, की खरीदने की क्षमता, परचेजिंग पावर कम हो जाता है। आज जो पैसे चीज़ हम खरीद रहे हैं, कल के डेट में वो रेट में नहीं मिलेगा, है ना। यही मतलब है इन्फ्लेशन के मतलब। अब भारत में कितने इन्फ्लेशन इंक्रीमेंट होते हैं हर साल, इसके बारे में भी बात करेंगे और इसे कैसे हम लोग दूर कर सकते हैं, इसके बारे में। अगर यदि आज आप 100 रुपया में, ठीक ना, अगर आप 100 रुपया में 2 लीटर दूध आता है, अगर आज आप खरीद रहे हैं और एक साल बाद 100 रुपया में आप कितना खरीदते हैं, 1.8 लीटर, है ना। मतलब 2 मिलीलीटर, मतलब इतना की कमी हो गया, है ना। जो क्या करता है, इसका मतलब है कि पैसे की वैल्यू कम हो गई और इन्फ्लेशन बढ़ गया, है ना। जो चीज़ हम 100 रुपया में खरीद रहे थे, 2 लीटर दूध, वो आज 100 रुपया में 1.8 लीटर खरीद रहे हैं। मतलब हमारी क्वांटिटी कम हो गई और सामान वही रहा, लेकिन उसकी क्वांटिटी कम हो गई, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, है ना। यह साइलेंट किलर क्यों है, अब हम लोग जानेंगे कि यह साइलेंट किलर की तरह क्यों काम करता है। इन्फ्लेशन आपके वित्त, है ना, आपके फाइनेंस को 3 मुख्य तरीकों से नुकसान पहुंचाता है। जो ये साइलेंट किलर कैसे, तो 3 तरह से, मुख्य तरह से ये क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो पहला है क्रय शक्ति का कम होना, मतलब इरोजन ऑफ द परचेजिंग पावर, है ना। मतलब जो खरीदने की शक्ति है वो कम हो जाना, है ना। यह सबसे बड़ा खतरा है। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख रुपया है, मान लीजिए कि आपके पास कितना है, 1 लाख रुपया है, और ये 6% एक साल बाद आपके उन रुपयों की वैल्यू घटकर 94,000 हो जाएगा, है ना। एक साल में समझिए 6,000 की नुकसान हो रहा है,
6,000 की नुकसान हो रहा है एक साल में। तो आप ये ध्यान देंगे। अगर आपके सेविंग अकाउंट में पड़े हुए हैं तो समझिए कि आपके पैसे अदृश्य डाकू चुरा रहे हैं, है ना। ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और कैसे हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं, निजात पा सकते हैं, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो 1,00,000 रुपया है तो वो एक साल बाद कितना होगा? 94,000 रुपया ही रह जाएंगे, बराबर रह जाएगी। जैसे पैसा दिखने में उतना ही है, ठीक ना। 1,00,000 रुपया में आपको पैसा दिखने में उतना ही दिखेगा, लेकिन उससे मिलने वाला जो सामान है, जो चीज़ आपको परचेजिंग पावर जो है, वो आपका 6,000 रुपया मतलब और देना पड़ेगा, तब वो सामान को आप खरीद पाएंगे। मतलब परचेजिंग पावर कम हो गया 1,00,000 का, है ना। और दूसरी चीज़ अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि बचत पर नकारात्मक रिटर्न होता है, नेगेटिव रियल रिटर्न होता है ना। इसमें ज़्यादातर लोग अपना पैसा सेविंग अकाउंट में रखता है ना, या एफडी में रखते हैं, जहां उन्हें 3 से, ध्यान देंगे, 3 से 5% की ब्याज मिलता है ना। लेकिन अगर देश में महंगाई 6% बढ़ रहा है तो तकनीकी रूप से आप हर साल पैसा कमा नहीं रहे, बल्कि 1 से 2% क्या गंवा रहे हैं, है ना। तो इसलिए अपने जितने भी पैसा है उनका परसेंटेज निकाल लें। तो 7 से 8% हमेशा बढ़ता है, लेकिन एकदम मैं यहाँ पे मिनिमम बोला हूँ कि 6% तो बढ़ता ही बढ़ता है ना। तो अपना परसेंटेज निकाल लें कि आपके पास जितने भी पैसे हैं उसका कितना परसेंट आपका नुकसान हो रहा है। अब इससे देखेंगे कि हम लोग कैसे इससे बच सकते हैं। तो फॉर्मूला है रियल रिटर्न इक्वल टू इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट, है ना। मतलब ये आपको फॉर्मूला याद करना है ना। अब आगे है लाइफ स्टाइल पर क्या असर पड़ता है। तो इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टाइल, महंगाई बढ़ने पर घर का किराया, बच्चों की फीस और मेडिकल खर्च बढ़ जाते हैं, है ना। यदि आपके सैलरी या आय महंगाई के दर से नहीं बढ़ रही है तो धीरे धीरे आपके जीवन स्तर मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरावट आने लगती है ना। मान लीजिए कि आप कहीं काम कर रहे हैं, है ना, वहाँ जो काम कर रहे हैं वहाँ से क्या है कि आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट, कम से कम महंगाई 7% इंक्रीमेंट हो रहे हैं, तो आपके जो सैलरी है वहाँ कम से कम 10% की इंक्रीमेंट होनी चाहिए, तब आप अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके रख पाएंगे, है ना। तो ये अपने माइंड में ज़रूर इनकलकेट कर लें, बैठा लें, तभी आप महंगाई को मात दे पाएंगे, इन्फ्लेशन को मात दे पाएंगे, है ना, या हरा पाएंगे। इन्फ्लेशन के मुख्य कारण क्या होता है तो उसके बारे में देखते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। अब काउज ऑफ इन्फ्लेशन, है ना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जब लोग के पास में पैसा ज़्यादा होता है और वे सामान की डिमांड बढ़ा देते हैं लेकिन सप्लाई कम होता है ना। लोगों पास, आप यहाँ पे समझिए, लोगों के पास में पैसा है, डिमांड क्या किया, डिमांड को, जो मांग है, जिसकी ज़रूरत है वो ज़रूरत बढ़ गई, लेकिन जो सप्लाई है, बनाने वाली कंपनी है, कोई भी सामान को आपूर्ति कर, वो कम सामान बना रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, तो ये आपका इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है ना। तो इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट आप याद कर लें। नेक्स्ट है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, जब कच्चा माल जैसे पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है तो कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की कीमतें बढ़ा देती है ना। तो ये अक्सर हम लोग देखते हैं कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो हर सामान
पर क्या होती है, कीमतें बढ़ जाती है। ये अक्सर हम लोग व्यवहारिक लाइफ में भी देखते हैं। जब सरकार या केंद्रीय बैंक बाजार बहुत ज़्यादा पैसा, है ना, करेंसी छाप कर डाल देते हैं, तो इससे भी क्या होता है, महंगाई बढ़ने की काम हो जाती है। इससे कैसे बचें? अब यहाँ से हम लोग बचने की उपाय करते हैं कि कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो हाउ टू बीट इन्फ्लेशन, केवल बचत करना इन्फ्लेशन, है ना, केवल बचत करना इन्फ्लेशन से बचने का समाधान नहीं है। आपको निवेश, इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये सवाल आता है कहाँ करें? तो जैसे आप इक्विटी में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट हो गया। लंबी अवधि में शेयर बाजार ने ऐतिहासिक रूप से इन्फ्लेशन को ज़्यादा रिटर्न दिया है, इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न दिया है। अगर शेयर बाजार की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, तो ऐतिहासिक रूप से मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल की रिकॉर्ड आप उठा के देखें तो इन्फ्लेशन से मान लो कि यहाँ 7% इंक्रीमेंट होता है इन्फ्लेशन, है ना, तो आपको वहाँ 12 से 15% तक की इंटरेस्ट देती है, कम से कम। इससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन कम से कम 12 से 15% तो मिल ही जाती है ना। तो यहाँ आप देख पाएंगे अगर 6% है तो आपको जस्ट डबल यहाँ पे आपको मिलता है ना। तो आप इस तरह से इन्फ्लेशन रेट को कम कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड या कम रिस्क के साथ महंगाई को मात देने का एक अच्छा जरिया है। अगर कुछ नहीं, कोई रिस्क नहीं लेना आपको, बहुत कम, केवल लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, तो आप म्यूचुअल फंड के साथ में आ सकते हैं, है ना। अब एसेट, एसेट क्या होता है, एसेट वर्सेस लाइबिलिटी क्या होता है, इस पर मेरी वीडियो बन चुकी है, आप अगर नहीं देखें तो आप जाकर देखें। तो इसको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है कि एसेट और लाइबिलिटी क्या होता है ना। गोल्ड, गोल्ड, रियल एस्टेट मतलब सोना और ज़मीन अक्सर महंगाई के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाते हैं, तो इसलिए आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं और कर सकते हैं और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। अब यहाँ पे कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो इन्फ्लेशन एक ऐसी सच्चाई है ना, इन्फ्लेशन एक ऐसी सच्चाई जिसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन इसे समझा जा सकता है अगर आप अपने पैसे को सिर्फ अलमारी या साधारण बैंक खाते में रख रहे हैं। तो साइलेंट किलर है, मतलब ये एक ऐसे खत्म होता जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। पैसा तो दिखेगा लेकिन परचेजिंग पावर कम होता चला जाता है, उसे धीरे धीरे खत्म कर रहा है वित्तीय साक्षरता। अब इसको कैसे आप बच सकते हैं? तो वित्तीय मतलब फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास में लिटरेसी होनी चाहिए, है ना। फाइनेंशियल नॉलेज है तो आप इसे मार सकते हैं, और इसकी एक ही सॉल्यूशन है, फाइनेंशियल नॉलेज, है ना। फाइनेंशियल ज्ञान, पैसे के बारे में ज्ञान होनी चाहिए, तो आप इसे हटा सकते हैं, मार दे सकते हैं। एक अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण से देखते हैं, है ना, कि क्या होता है। तो यहाँ पर बातें करें, एक छोटा सा उदाहरण है आपके लिए कि हम लोग 72 के रूल को फॉलो कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या होता है। अगर महंगाई 6% के रूप से बढ़ता है ना, की दर से बढ़ता है, तो अगले 12 साल में, ठीक ना, अगले 12 साल में आपकी महंगाई क्या होगी, डबल हो जाएगी। मतलब अभी 6% है तो 12 साल में क्या होगा, 6 साल में, है ना, 6 साल में कितना हो जाएगा, सॉरी ये 72 है, तो इसका रूल है 72 डिवाइड बाय 6, है ना, मतलब इन्फ्लेशन रेट जो है ना। तो ये 12 साल में क्या होगा, डबल हो जाएगा। आपके घर का खर्च आज
आज से 2 गुना हो जाएगा। यानी अगर आज आपके पास में कितना 30,000 में घर चलता है, तो 12 साल के बाद वही आपको चाहिए कितना 60,000 रुपया चाहिए, है ना। वो अपने घर को चलाने के लिए 60,000। तो मान लीजिए कि अगर आपके घर में आज पर मंथ आपको 2,000 रुपया लगता है, तो 12 साल बाद आपको 4,000 रुपया वही चीज़ को खरीदने में लगेगा, है ना। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, तो अभी रणनीति ऊपर में हम लोग डिस्कस किए। सेविंग सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट को जानना पड़ेगा, है ना। अब सीधी बात है कि सेविंग करना काफ़ी नहीं है ना। सीधी बात है कि सेविंग करना काफ़ी नहीं है, निवेश इन्वेस्टमेंट करना अनिवार्य है। तो यही आपका मेन है और आप समझ पाएंगे। अब इसको इसको बीट करने के लिए पहला तो है कि आप इन्फ्लेशन से बचने के लिए क्या करेंगे। पहला चीज़ है इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करें जहां आपको 12 से कम 15% की इंटरेस्ट आए, है ना। दूसरी चीज़ है कि आप जो भी चीज़ करते हैं अपने स्किल को अपग्रेड करते रहें, और वहाँ से आप ये कर सकते हैं, है ना। अगर आप अपने स्किल को डेवलप करते हैं, है ना, तो आप इससे भी बच सकते हैं, जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा जनरेट होगा पैसा और आप इसे बीट कर पाएंगे। तो अपने स्किल पर भी ध्यान दे करके कर सकते हैं। और किससे कैसे आप ये बीट करेंगे, और तो आप अपनी सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अवश्य मुझे कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो ये वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।